चैप्टर 1 किसके लिए घर से भागी नीति। नई दिल्ली, रात का वक्त। दिल्ली के एक लोकल इलाके के छोटे से घर से बहुत आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर आसपास के पड़ोसी भी झांक झांक कर उस घर में देखने लगे थे। पर दरवाजा बंद होने के वजह से उन्हें कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर सुनाई सब दे रहा था। वही घर के बाहर अंदर करीब 40 से 45 वर्षीय एक औरत अपने सामने सिर झुकाए खड़ी एक 19 साल की लड़की पर चिल्ला रही थी, अरे कुछ शर्म वर्म है तेरे अंदर या नहीं? अपने ब्याह से भाग कर चली आई, तूने सोचा भी नहीं तुझे न पाकर वो ठाकुर तेरे माँ बाप के साथ क्या करेगा? तभी उस लड़की ने अपने झुके सिर को ऊपर उठाकर अपने सामने खड़ी औरत को देखा और झिझकाते हुए बोली, चाची जी, माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा है। क्या बोली? ये बोल उस औरत ने दोनों हाथ से अपना सर पकड़ते हुए आगे कहा, लो हो गया बड़ा गड़बड़। जब माँ ही बेटी को भगाने लगी तो बेटी कैसे न भागती? अरे जीजी, मैं दिमाग नहीं था, पर तू तो अपना दिमाग दौड़ा लेती। कभी सपने देखे हैं ऐसे जिंदगी के जिसे तू ठोकर मार आई है? तेरे बुद्धि क्या घास चरने गई थी? हाँ बोल। अरे हवेली की ठकुराइन बनकर तू राज करती, राज है उस हवेली पर जिसे तू ठुकरा आई है। वो औरत वो भी बोल ही रही थी कि तभी उस लड़की ने बीच में ही कहा, चाची जी, आप ये सब क्या बोल रही हो? आप जानती है ना वो कितने वो भी बोल ही रही थी। इतने में ही उस औरत ने अपनी बुलंद आवाज में उससे कहा, अच्छा तो अब क्या तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा घोड़े पर सवार होकर? हाँ बोल। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि मालिक की नज़र तुझ पर है और तुझ स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने का मौका मिला जिसे तू बड़ी शान से ठुकरा मारी है। तभी लड़की ने उसकी बात पर कुछ कहना चाहा तो उसके हिलते ओठों को देखकर वो औरत उसे हाथ दिखाते हुए बोली, देख मैं कह देती हूँ तुझे मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। वो तेरे पीछे दीवाना है और ऊपर से तूने जो गांव का नियम तोड़ा है, तुझ तुझ पर उसका साया भी होगा और वो सनकी ठाकुर तुझे ढूंढने के लिए अपने लोगों को जरूर भेजेगा और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसके गुस्से का शिकार मैं बनूं मैं और मेरा परिवार बने। तू अभी भी निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि तेरे चाचा यहाँ आ जाए और तुम दोनों का भरत मिलाप शुरू हो जाए। उनके आने से पहले तू चले जा यहाँ से। ये सुनते ही उस लड़की के होश उड़ गए और वो रोने लगी। तभी उसने रोते हुए ही अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपनी चाची से कहा, चाची ये आप क्या कर रही हो? प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। मैं कहाँ जाऊँगी? अपने यार के पास जा। सब जानू हूँ तू उसी के लिए सब छोड़कर यहाँ आई है ना, तो अब तू उसी के पास जा। उसी के पास रहकर यहाँ तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। ये बोलकर उसने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती घर से निकालने लगी। फिर उसे घर से बाहर कर उसे उंगली दिखाकर धमकी देते हुए बोली, दोबारा यहाँ आने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं खुद ही उसे फ़ोन करके तेरा पता बता दूंगी। ये सुनते ही वो डर गई और जल्दी से बोली, नहीं चाची जी प्लीज़, अगर तू चाहती है मैं तुझे उसे तेरे बारे में कुछ न बताऊं तो चुपचाप यहाँ से चली जाए। ये बोलकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर खड़ी होकर लड़की उसकी मिन्नत करती रही, पर उसकी मिन्नतों का उसके चाची पर कोई असर नहीं हुआ और उसने दरवाज़ा बंद कर अपना पल्लू सही करते हुए खुद से कहा, गांव से भागकर यहाँ पर मेरे सर पर नाचने आई थी। अच्छा हुआ कि उनके आने से पहले ही मैंने इसे भगा दिया। अगर वो इससे मिल लेते तो ये घंटी बनकर मेरे गले में ही टंग जाती। और जीजी उन्होंने क्या सोचा, अपनी बेटी को मेरे पास भेजेंगे तो मैं उसे ही मक्खन खिलाऊंगी। बिमला नाम है मेरा, मैं अपना फायदा पहले देखूं और रिश्तेदार का बाद में हमल। ये बोलकर उसने पल्लू झटका और अंदर चली गई। वही दरवाजे पर खड़ी वो लड़की एक टक रोते हुए बंद दरवाजे को ही देख ही जा रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था कि तभी उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी पोटली उठाकर चली गई। वो सड़कों पर नंगे पैर चल ही रही थी। एक तो उसने गांव के कपड़े पहने थे और इस वजह से सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसने खुद का खुद
में ही समेटा और मन ही मन खुद से बोली, रात हो गई है और मैं अब कहाँ जाऊंगी। ये बोलकर उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई। सड़कों पर चलती गाड़ियाँ और ढलती शाम उसे अजीब सा एहसास करवा रही थी कि तभी उसके कान में बिमला की बात गूंजने लगी और उसने बिमला की बात याद कर खुद से कहा, हाँ मैं समर्थ को ढूंढूंगी, हाँ मैं अब उसके साथ ही रहूंगी। ये बोलते हुए उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी पोटली के अंदर कुछ टटोले लगी। तभी उसने अपना हाथ पोटली से बाहर निकाला तो उसने हाथ में एक डायरी थी। उसने डायरी खोलकर एक एड्रेस निकाला और उसे देखते हुए बोली, मैं तो पहले बार शहर आ रही हूँ, अब ये एड्रेस कैसे ढूंढूंगा। ये बोलते हुए उसकी नज़र एक आसपास चल रहे लोगों पर गई और तभी उसने एक आदमी को रोककर उसे एड्रेस दिखाते हुए पूछा, क्या आप बता सकते हो ये जगह कहाँ पर है। उसके पूछने पर आदमी ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया तो उस लड़की ने 2-3 आदमियों से और पूछा पर उसे निराश ही मिली कि तभी अचानक से उसके सामने एक भिखारी आ गया। ये देखकर वो लड़की डर गई। वो भिखारी शारीरिक रूप से अपंग था। जैसे ही उसने भिखारी के पूरे वजूद पर अपनी नज़र डाली वो और डर गई और डरकर कुछ कदम पीछे हट गई। पर तभी वो भिखारी उसके पास आते हुए बोला, मुझे कुछ खाने को दे दो। पर वो डर के उससे और पीछे हटती रही। उसे उस भिखारी पर किसी और का ही चेहरा दिख रहा था जो न केवल उस पर हंस रहा था बल्कि उसे डरा भी रहा था। पर तभी उसने भिखारी को घृणा भरी नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं तुम यहाँ नहीं हो सकते, तुम यहाँ नहीं हो सकते। ये बोलकर वो रोते हुए सड़क पर भागने लगी। उसे कोई होश नहीं था, न एक्सीडेंट का कोई असर था। वो बस उस भिखारी से दूर भागना चाहती थी। अपने डर में वो ये तक भूल ही गई थी कि वो सड़क पर उल्टी दिशा में ही भागी जा रही है। जाने किस चीज़ से उसे इतना डर लग रहा था कि तेज रफ्तार में उससे चल रही गाड़ी के बीच वो बेधड़क भागी जा रही थी। पर तभी अचानक से तेज हॉर्न की आवाज़ सुनकर उसके कदम बीच सड़क पर ही रुक गए और वो इधर उधर देखने लगी। उसके चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चल रही थी कि बीच में सड़क पे खड़ी थी। तभी उसके नज़र पहले अपनी तरफ तेजी से चली आ रही एक ब्लैकी कलर की महंगी सी कार पर गई और वो उसे देखकर हैरान हो गई। उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी को कसते हुए अपनी आंख को बंद कर लिया तो वही उस कार के ड्राइवर ने बिल्कुल उसके नज़दीक आकर ब्रेक लगाया। उस लड़की और कार के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की नहीं थी। उस ब्लैक कलर की कार की बोनेट पर एक सुनहरे रंग का बब्बर शेर का लोगो लगा हुआ था और उसके नीचे बिस्ट लिखा हुआ था कि तभी अचानक ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी में पीछे बैठा शख्स जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसे झटका लगा और उसने गुस्से में ड्राइवर से कहा, पाइथन अगर तेरी जान से तेरा मन भर गया है तो बोल, अभी तुझे तेरी जान से आज़ाद कर देता हूँ। उसकी बात सुनते ही पाइथन डर गया और उसने डरते हुए मुश्किल से कहा, सर वो एक लड़की अचानक से गाड़ी के सामने आ गई, अगर ब्रेक नहीं लगाता तो एक्सीडेंट हो जाता। तो पीछे बैठे आदमी ने जब पाइथन की बात सुनी तो उसने और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में दांत पिसकर कहा, ऐसे लोग दूसरे के रास्ते में पत्थर बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हमें अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा ही देना चाहिए। चला दो गाड़ी उस लड़की पर, जिंदगी से लगाव होगा तो खुद सामने से हट जाएगी, नहीं तो इस धरती का थोड़ा बोझ कम हो जाएगी। उसकी बात सुनकर पाइथन दंग रह गया। गाड़ी में अंधेरा था इसलिए पीछे बैठे शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था। कुछ दिख रहा था तो वो थी उसकी काली गाड़ी जिसमें अंधकार भरा था और अंधेरे में वो तारों की भांति चमक ही रही थी। उन आंखों में अंधकार के साथ साथ बेहद नफरत और गुस्सा भी भरा हुआ था। तो वही आगे बैठे पाइथन ने उसकी बात सुनकर पर मन ही मन खुद से कहा, सही कहते हैं लोग, आपको बिस्ट, आप सच में एक जानवर हैं। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है भगवान। इस इंसानों की दुनिया में आपने इस जानवर को इंसानी रूप देकर क्यों भेज दिया। अब इसके कहर से कोई नहीं बच सकता। यह कहते हुए उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर गई। उस लड़की की मासूम शक्ल देखकर पाइथन को उस पर तरस आ गया और उसने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हॉर्न दे
दिया। हार्न सुनते ही उस लड़की ने जल्दी से अपनी आंख खोली और खुद को गाड़ी के सामने खड़ी देखकर वो जल्दी से साइड हो गई। उसके साइड होते ही ड्राइवर तेजी से ड्राइव कर रहा था। वही इधर वो लड़की अभी भी भाग ही रही थी कि तभी उसके सामने फिर से एक और गाड़ी आ गई। गाड़ी की हेडलाइट की तेज रोशनी उसकी आंख पर पड़ने से उसने कुछ दिखाई नहीं दिया, पर तभी वो कार उसके बहुत ही नज़दीक आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया पर फिर भी वो एक्सीडेंट होने से रुक नहीं पाया। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर आकर देखा तो वो लड़की कार के सामने बेहोश पड़ी हुई थी। उसके सिर पर खून निकल रहा था। ये देखकर वो घबरा गया। तभी वहाँ कुछ लोग आकर इकट्ठा हो गए। 2-3 दिन बाद एक 1 बेडरूम किचन वाले छोटे से घर में एक औरत जिसकी उम्र 50 से 55 वर्ष रही होगी, वो औरत अपने एक हाथ में आरती की थाली और दूसरे हाथ में घंटी लिए छोटे से मंदिर के सामने खड़ी पूजा कर रही थी कि उसकी आवाज़ इतनी मधुर नहीं थी, पर शब्दों का उच्चारण एकदम सटीक और भावनात्मक था, जो कि उनकी ईश्वर के प्रति साधना को व्यक्त कर रहा था। उसी रूम में सिंगल बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई। घंटी की आवाज़ सुनकर उसके सिर में दर्द होने लगा कि तभी उसने अपने एक हाथ से अपना सर को पकड़ा और उसे घंटी की वजह से के साथ कुछ और आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे शादी या त्यौहार में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। उस आवाज़ को सुनकर उसके माथे पर सलवटें आ गई जो उसकी तकलीफ को बयां कर रही थी कि तभी उसने झट से अपनी आंखें खोली और तेज तेज सांसें लेने लगी। वो उठ कर बैठी तो उसने अपने सामने एक अनजान चेहरे को पाया जो हैरान से उसे ही देख रही थी। उसे देखकर लड़की ने अपने गले से सूखा घूंट उतारते हुए सामने बैठी औरत से पूछा, अरे आप कौन हो? तभी उस औरत ने कहा, ये सवाल मैं भी तुमसे ही पूछना चाहती हूँ कि तुम कौन, ये कौन है? ये लड़की किससे डर कर वो भाग ही रही थी? कौन है विष्ट? क्यों डरते हैं सबसे उससे? इतना जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी, कमेंट करिए, लाइक। चैप्टर 2 बिष्ट का कहर। उस औरत का सवाल सुनकर वो लड़की डर गई और अपनी डरी सहमी आंखों से उसे देखने लगी। तो ये देख उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा नाम आस्था है। 2 दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। सब तुझे खड़े खड़े देख रहे थे पर कोई तेरी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैं थी वहाँ और तुझे अपने साथ ले आई। ये सुनकर उस लड़की ने चौंकते हुए कहा, क्या मैं 2-3 दिन से बेहोश हूँ? उस औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर तुझे देखकर तो लगता नहीं तू यहाँ की है। कहाँ से है तू? क्या नाम है तेरा? ये सुनते ही उस लड़की ने अपनी नज़रें नीची कर ली और अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए सोचने लगी, मैं इन्हें अपना सच कैसे बताऊं? मेरा अतीत कहीं मेरा आज न बन जाए। नहीं, मैं सब पीछे छोड़ आई हूँ। मेरा सब मेरे अतीत से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे यहाँ रहने के लिए नए नाम, नए पहचान की ज़रूरत है, पर क्या नाम बताऊँ मैं इन्हें अपना? मेरी किस्मत ने जो मेरे साथ मजाक किया उसके बाद तो मेरा भगवान पर से ही भरोसा उठ गया। किस्मत, हाँ किस्मत। ये सोचकर उसने आस्था की तरफ देखते हुए जल्दी से कहा, मेरा नाम नीति है। तभी आस्था ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसका सिर सहलाते हुए बोली, नीति, बड़ा ही प्यारा नाम रखा है नीति, माँ ने तेरा। ये बोलकर उसने प्यार से उसके गाल को छुआ और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। तो वहीं माँ शब्द सुनकर नीति की आंखों के सामने एक सांवले रंग की महिला का चेहरा आ गया, जिसकी मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर और माथे पर एक बड़ी सी बिंदी सजी हुई थी। और वो औरत अपनी सामने बैठी नीति से बोली, ए लाडो, हमको काहे ऐसे देख रही हो? हम तुम्हारी ही माँ है। उस औरत के बात पर लड़की, जो कि नीति ही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ माँ, आप मेरी माँ ही हो, पर आज आप नई नई साड़ी में चमकदार लग रही हो, एकदम मधुबाला के जैसे। ये बोलते हुए नीति ने अपनी कजरारी आंखों से काजल चुराकर अपनी माँ को नज़र का काला टिक्का लगा दिया, जिस पर उसकी माँ ने कहा, धत, इस उम्र में हमको कौन सा नज़र लगेगा? तो उनकी बात पर नीति ने अपनी माँ के गले से अपनी बाहें डाल उससे लिपटते हुए कहा, माँ, बाबा ने
ना तो कितना प्यार करते हैं आपसे उनकी ही नज़र लगेगी। ये बोल वो मुस्कुराने लगी तो उसके बात पर उसकी माँ ने नीति के कान पकड़े और उसके कान को मरोड़ते हुए बोली, तुम कॉलेज पढ़ाई करने जाते हो या ये सब सीखने? आइंदा हमसे इससे दोबारा बात मत किया, न तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। तभी वो अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए खुद को बचाने लगी कि तभी आस्था की पुकार सुनकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो एक बार फिर उसका सपना आस्था की सवालिया नज़रों से हुआ। ये देखकर वो फिर से नज़रें चुराते हुए सोचने लगी कि तभी आस्था ने पूछा, कहाँ से हो तू? घर का पता याद है? कुछ बोल बेटा। एक और सवाल की नीति को उम्मीद नहीं की थी, पर इसका जवाब तो उसे देना ही था, तो उसने आस्था को देखते हुए कहा, मैं गांव से हूँ। मेरे गांव में ईश्वर का प्रकोप पड़ा, या यह कहिए कि महादेव की त्रिनेत्र की दृष्टि हमारे गांव पर पड़ी और सब तबाह हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को शहर में पाया और जब आपको अपने सामने देख रही हूँ। नीति ने बहुत संभलकर अपने शब्द को चयन किया ताकि आस्था उसके अंदर के दर्द को न देख सके जिसे वो अपने सीने से छुपाए बैठी थी। तभी उसकी कहानी सुनकर आस्था ने कहा, बहुत बुरा हुआ बेटा तेरे साथ, पर तू चिंता मत कर। न तेरा कोई अपना रहा और न अब मेरा अपना कोई है, तो तू अब मेरे ही साथ रहेगी। उसकी बात पर नीति ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई तकलीफ तो नहीं होगी? ये सुन आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, तकलीफ नहीं बेटा, मुझे तो तेरे यहाँ रहने से खुशी होगी। ये बोलकर उठकर जाने लगी। तभी नीति ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ। उसके ये कहते ही आस्था के आगे बढ़ते कदम रुक गए और उसने मुड़कर ममता भरी नज़रों से नीति को देखते हुए कहा, क्या कहा तूने मुझे? ये बोलते हुए वो उसके पास आई तो वही नीति उसे पास आते देखकर डर गई। तभी उसने डरते हुए आस्था से कहा, मैं आपको नाम से नहीं बुला सकती हूँ, आप मुझे उम्र में बड़ी हैं, इसलिए कुछ समझ नहीं आया तो आपको माँ कह दिया। उसने सफाई दी और डरी डरी नज़रों से आस्था को देखने लगी कि तभी आस्था ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बुरा नहीं लगा बल्कि बहुत अच्छा लगा, इसलिए आज तू तो मुझे माँ ही कहने लगी। ये बोलकर उसने प्यार से नीति के गले को सहलाया और उठकर जाने लगी तो नीति ने उसे रोकते हुए फिर से कहा, आप कहाँ जा रही हो? माँ। ये सुनकर आस्था रुक गई और उसके पास आकर बैठ गई। फिर उसे देखते हुए बोली, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं दो दिन से यहाँ तेरे साथ ही थी क्योंकि तुझे मेरी ज़रूरत थी और साहब भी बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं तेरे पास ही रह गई, पर वो आज ही वापस आ रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा बेटा। उसके बाद पर नीति ये बोहे सिकोड़ कर कहा, साहब? ये साहब कौन है माँ? उसके पूछने पर आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब मेरे मालिक हैं, एक कदम राजकुमार जैसे ही दिखते हैं। अच्छा माँ, तो आपके साहब का कोई नाम तो होगा? उसके पूछने पर आस्था ने कहा, हाँ है ना, सभी साहब को बिष्ट कहकर बुलाते हैं, उनसे सब डरते हैं क्योंकि साहब गलत करने वालों को सजा देते हैं, पर साहब दिल से बहुत अच्छे हैं। ये बोलकर वह उठकर जाते हुए नीति से बोली, तेरे लिए कपड़े अलमारी में रखे हैं, नहाकर पहन लेना, किचन में खाने के लिए भी है तो कुछ खा ले भी लेना। ये बोलकर वो चली गई तो वही नीति अभी भी सोच में गुम थी कि तभी उसने सोचते सोचते खुद से कहा, बिष्ट ये कैसा नाम है और उन्हें सब बिष्ट क्यों बुलाते हैं? क्या वो सच में जानवर है? फिर वो आदमी अच्छा और राजकुमार कैसा हुआ? शायद अम्मा को इंग्लिश समझ नहीं आती इसलिए वो बिष्ट को राजकुमार कह रही हैं। ये बोलते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने जब से आस्था से मुंह से बिष्ट सुना था वो उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। शावर लेने से उसका सफ़ेद चेहरा गुलाब हो गया था। 19 साल की नीति देखने में बहुत ही खूबसूरत, गोल आकार के चेहरे पर बड़ी बड़ी दो काली आंखें, छोटी सी नाक और गुलाब जैसे ओठ, सुराही सी गर्दन और चांदनी सा चेहरे पर नूर कमर तक आते उसके काले बाल लंबे लंबे वो उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे।
उसकी सुंदरता का बखान करने में उसकी भी व्यक्ति को शब्द कम पड़ जाते थे। कुल मिलाकर नीति स्वर्ग से आई अप्सरा लग रही थी। वो आईने में अपने अक्स को देखने हुए अपने गीले बालों को तौलियों से पोंछ रही थी। तभी एक बार फिर उसका ध्यान बिष्ट पर गया और उसने बिष्ट सोचते हुए खुद से कहा, ये बिष्ट ऐसा नाम कौन रखता है? नाम से ही पता चल रहा है कि कोई राक्षस शैतान हैवान ही होगा। आस्था माँ भी न कितनी भोली है, एक जानवर को राजकुमार कह रही। ये बोल उसने अपने बालों को झटका और किचन की तरफ जाते हुए बोली, कितनी भूख लगी है, पहले कुछ खा लेती हूँ। 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। वही दूसरी शहर से बाहर कुछ ही दूरी पर एक बिल्ला बना हुआ था। उसका रंग डार्क था। बिल्ला के एंट्रेंस पर ही बड़ा और बोल्ड अक्षर से बिष्ट बिल्ला लिखा हुआ था। हाथों में हथियार लिए काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग बिल्ला को घेरे हुए थे। तो वहीं बिल्ला के अंदर एक आदमी बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि बाहर खड़े गार्ड भी उस आवाज को सुनकर सहमे हुए थे। वही बिल्ला के अंदर रोशनी कम, अंधेरा ज्यादा फैला हुआ था और बिल्ला के पीछे वाले हिस्से से चीखने की आवाजें आ रही थी। एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना था, उसने कान में ब्लूटूथ पहना हुआ था और वो लंबे लंबे कदमों से उस रूम की तरफ बढ़ रहा था जिस रूम से वो आवाजें आ रही थी। तभी उस आदमी ने रूम में एंटर करते हुए कहा, जगुआर स्टॉप। ये सुनते ही जगुआर, जो अपने सामने फर्श पर पड़े आदमी को सजा दे रहा था, वो रुक गया था और पलटकर उसने अपने सामने खड़े आदमी से कहा, टाइगर, तूने मुझे रोका क्यों? ये गद्दार है और इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इसने सोच भी कैसे लिया कि ये बिष्ट को चीट करेगा और उसकी नज़रों से बच भी जाएगा। उसकी बात पर टाइगर ने नीचे पड़े जख्मी आदमी को देखते हुए कहा, मैं इसे बचा नहीं रहा हूँ, बस तुझे रोक रहा हूँ। इसकी जान बिष्ट खुद अपने हाथों से लेगा। ये सुनकर जगुआर ने जल्दी से कहा, क्या वो आ गए? तो उसके पूछने पर टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं, पर आज रात तक आ जाएंगे। तो उसकी बात पर जगुआर ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, मेरे हाथों मरता तो शायद तुझे थोड़ी आसानी मौत मिलती, पर बिष्ट के हाथों मरेकर तो दोबारा इस धरती पर जन्म भी लेने से डरेगा। ये बोलकर वो टाइगर के साथ जाने लगा। पर तभी उसकी बात सुनकर और बिष्ट के कहर को याद कर उस आदमी की चिल्लाते हुए कहा, नहीं जगुआर, मुझे तुम मार दो, मैं उसके हाथों नहीं मरना चाहता। वो जानवर है, जानवर। वो मरने से पहले मुझे बहुत तड़पाएगा। मैं उसका टॉर्चर सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम मार दो जगुआर, मुझे तुम या मार दो। टाइगर और जगुआर दोनों के ही कदम उसकी बात सुनकर रुक गए थे और वे दोनों ही एक साथ पीछे मुड़कर उसे देखने लगे कि तभी टाइगर ने होठों को टेढ़ा कर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो जानवर है, जानवर, खूंखार जानवर, इसलिए ही तो है सब उन्हें बिष्ट कहकर बुलाते हैं। और ये जानते हुए भी तूने उन्हें चीट किया तो अब तू सजा के लिए भी तैयार रह जाएगा। तभी बात को आगे जारी रखते हुए जगुआर ने कहा, और वही तेरी जान लेगा। धोखा तूने उन्हें दिया है, मौत भी तुझे उनके ही हाथों मिलेगी। तू आज उनका शिकार बनेगा। ये बोलकर वो मुस्कुराया और टाइगर के साथ चला गया। ये दोनों ही आदमी, टाइगर और जगुआर, बिष्ट सबसे करीबी और भरोसेमंद आदमी है। ये दोनों ही उसके सारे काम हैंडल करते हैं। दोनों ही हमेशा बिष्ट के परछाई बनकर उसके साथ ही खड़े रहते हैं। ये बिष्ट का बिल्ला था। उसकी बनाई एक अलग दुनिया, या कहे कि उसकी बनाया जंगल जहाँ का वो राजा था। उसके हर एक कदम आदमी का कोड नेम एक खूंखार जानवर के नाम पर था और वो खुद का एक क्रूअल बिष्ट था जिसका कहर हर तरफ फैला हुआ था। तभी टाइगर और जगुआर के रूम में से निकलते हुए वो आदमी पीछे से चिल्लाता रह गया। उसके चिल्लाने की आवाज़ आस्था के कानों तक भी गई और उसने अपनी बगल में खड़ी अपनी ही उम्र की एक औरत से कहा, शीला, ये आवाज़ कैसी है? क्या फिर से कोई आया है? उसके पूछने पर शीला ने कहा, हाँ, कल रात की ही टाइगर इस आदमी को लेकर आया है। कौन है ये आदमी? क्यों धोखा दिया इसने बिष्ट को? अब क्या सजा देगा बिष्ट इसे इसके कर्मों की? क्यों नीति ने अपनी पहचान के बारे में आस्था से झूठ कहा?
सुनते रहिए मेरी स्टोरी। कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।